द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को समय है, मगर उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। बनारस में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य हुआ और कंप्लीट हो गया, मगर आज 2 घंटे की बारिश में पूरा बनारस कल जलथल था और आज भी जिस तरह के हालात है, ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मार्ट सिटी का जो संकल्प था या जो उम्मीदें थी वो जो है पूरा सामने नज़र आई है। तो कुछ लोगों से जानेंगे, क्योंकि बनारस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और दूसरी तरफ ये है कि लोगों की आस्था का केंद्र भी है। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार बनारस में क्या है और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है। चाचा, पूरे उत्तर प्रदेश में और बनारस में ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मगर कहीं ना कहीं जो बनारस तय करेगा वही उत्तर प्रदेश तय करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? यहाँ पे मौजूदा सरकार जनता ने जो है इन 5 साल में जो है, 5 साल नहीं कह लीजिए 4.5 साल में योगी जी के राज को बहुत अच्छी तरह से देख लिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी आपने ही अपनी बात में कहा कि थोड़ी देर से की बारिश में जो है यहाँ पर पानी का जो है बहाव रुका हुआ है। यहाँ पर कोई भी काम बिना प्लानिंग के हुआ है। उस प्लानिंग में नीचे बालू है, ऊपर जो है पलस्तर करके काम करने वाली प्रथा अपनाई गई है, जिसमें भ्रष्टाचार भी समाहित है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को अभी तक नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। चाहे वो आस्था के नाम पर बाबा विश्वनाथ के स्वरूप को भी जो है ध्वस्त किया गया है। आज से नहीं, उसको रूप देने के लिए न जाने कितनी मंदिरों को भी तोड़ा गया है। मंदिरों को तोड़ने के नाम पर इतनी अत की गई है कि हम समझते हैं कि औरंगजेब का नाम भी अब फेल हो जाएगा। भैया, देश में ना अभी मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। देश में चाहिए रोजगार, अस्पताल, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है जो पेट को भी पालता है। अगर आज हिंदुस्तान में पढ़ के बच्चा पढ़ा लिखा है तो विदेश में भी कमा सकता है। लाशें तैर रही थी, लाशों को गाड़ा गया है बालू में और लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले बनारस में 7 बजे शाम का मरा हुआ आदमी 3 बजे भोर में उसको जो जलाने का टोकन मिल रहा है। वो विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा विकास उन्होंने किया है? आइए जनता के बीच में जनता जवाब देगी। जिस हिंदू प्रथा में जिस तरीके से उसका काशी में जो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, और ये हिंदू की सरकार, इसको तो लोगों को मुंह पे थूकना चाहिए, क्योंकि यही संगम जहाँ पे गंगा और चारों नदियों का मिलन होता है, वहाँ पे बालू के ऊपर वहाँ पे लाशें गाड़ी जाती हैं और जब उसको लोग वायरल करते हैं, मीडिया एक्टिव होती है दिखाने के लिए, तो जो उस बालू के ऊपर जो चादरें डली थी कि यहाँ पे इनको दफन किया गया है, तो दूसरे दिन से उस चादरों को नोचने का काम किया गया। और उसके बाद कुत्तों ने नोचना शुरू किया लाशों को। आपने देखा होगा कि सूअर भी खा रहे थे, कुत्ते भी खा रहे थे, नोच रहे थे। जब ये सब सरकार के निगाह में पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, प्रशासन को आदेश दिया कि बॉडी दफन नहीं होनी चाहिए, उसको जला देनी चाहिए। तो जब जलाने की बात हुई तो यही मिर्ज़ापुर घाट के किनारे प्रशासन ने सरकार के दबाव पे टायरों से बॉडियों को जलाया है। लकड़ियाँ नहीं थी, टायर थे। मेरे पास उसका वीडियो भी रखा हुआ है कि प्रशासन टायर के अंदर एक इंसान की लाशों को जला रहा है और मिट्टी के तेल से, टायर से, और उसका अंतिम संस्कार की इच्छा जो काशी में होती है, उस काशी से दूर करके उसको कहीं दफन किया जाता है, कहीं बहा दिया जाता है। ये कौन सी हिंदू की सरकार है? ये तो दुश्मनों की सरकार है। ये तो ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना ही ये तो देश की सरकार है। ये तो देश की भी सरकार नहीं, ये तो देश के विपरीत काम करती है। संविधान को अपने पैर के नीचे रखती है और अपने पुराने बुजुर्ग नेताओं को अपने ठेंगे के ऊपर रखती है। उत्तर प्रदेश में या भारत में कोई पार्टी की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है। और मोदी जी की सरकार को चलाने वाले प्राइवेट लोग हैं जो मोदी की सरकार चला रहे हैं। कोई बीजेपी की सरकार नहीं चला रहे हैं, मोदी जी स्वयं सरकार चला रहे हैं। ये आप संज्ञान में लीजिएगा। और मोदी जी को चलाने में कौन लोग हैं वो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। जो बाबा का जो चिल्लम है, जो चिल्लम कभी कभी बहक जाता है, तो अगर ये 300 करोड़ इनकी जनगणना में लोग हैं और देश के प्रधानमंत्री की जनगणना में 135 करोड़ हैं, तो इतने लोगों को जब ये रोजगार दे रहे हैं तो कोई बेरोजगार होना नहीं चाहिए। और जब कोई बेरोजगार नहीं होना चाहिए तो 135 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोग वो कौन गरीब हैं जिनको ये राशन फोटो लगा के मोदी जी का पहुँचा रहे हैं?
क्या बात। ये कौन लोग हैं? क्या ये दूसरे राज्य में या दूसरे देश में पहुंचा रहे हैं क्या राशन? 135 करोड़ की जनता में इतने लोगों को रोजगार दे चुके हैं, तो 80 करोड़ कहां से भिखारी आ गए कि इनको 5 किलो गेहूं चाहिए लगा? एक बात है, आप लोग इतना आलोचना करते, गलत बात नहीं है। अभी जो है नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड जीता है, मोदी जी ने उनके जीतने में कितना उनका सहयोग किया है, उस पर आप लोग बात नहीं करते हैं। अरे भैया जैसे उन्होंने बोला तो उनका कहा तो भैया आजकल एक उनकी रिंगटोन वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, तो नीरज चोपड़ा जी को जब प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं और बधाई देते हैं, कहते हैं मोदी जी मुझे भी कुछ कहना है क्या? कहा मैं इतनी तेज आपसे फेंकने से नहीं भाग पाया, मतलब जितना आप फेंकते हैं उससे तेज नहीं फेंक पाया, आप ही से सीखा था तभी जीत दिया मैंने। नरेंद्र मोदी जी ने जो है अभी एक नया शगुफा दिया कि हम जो है गरीबों को अन्न देंगे। आपको बताना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो गेहूं देने की बात होती थी, लेकिन कोई ब्रांडिंग नहीं थी। और आज आपको बताना चाहूँगा मान्यवर कि उनकी ब्रांडिंग का तरीका ये है कि अन्न देने से पहले या बड़ा झोला जिसमें उनकी फ़ोटो है छप गई। उसी तरह से वैक्सीन, फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो वैक्सीन है नहीं, लोग लाइन पे लगा के वापस आ जा रहे हैं। रोष है लोगों में। आप फ्री की बात, वैक्सीन की बात करके जो है लोगों को भ्रम का जाल पैदा किए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल 2 रोज़ पहले एक प्रोग्राम में कहा कि बेरोज़गारी दर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, और पूरे देश भर में अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो इसमें सबसे कम जो है जुर्म हो रहे हैं, और बहुत जो है संतुलन करने का मैंने काम किया। आज आप बनारस का पेपर उठा के पढ़ लीजिए, आपके बगल के ज़िले में छोटी बच्ची जो अपनी दादी के साथ सोई थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। ये जुर्म कम हुआ है। जिस प्रदेश में जेल के अंदर हत्याएं हो रही हों वो प्रदेश सुरक्षित है। मोदी जी फेंकते हैं तो नेपाल उनके ऊपर चढ़ जाता है, मोदी जी फेंकते हैं तो पाकिस्तान उनके ऊपर चढ़ जाता है। हम पहले 2014 में अमेरिका और चीन से, जापान से लड़ाई करते थे, आज हमारी ये हैसियत हो गई है कि आज हम नेपाल से और पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? आप हमको आगे ले जाने के बजाय अब हमको पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? हम भाई 140 करोड़ की जनसंख्या चाइना की, 135 करोड़ की जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान की है, तो भाई हम चाइना से मुकाबला करेंगे, हम अमेरिका से मुकाबला करेंगे, हम खुद सुपर पावर बनना चाहेंगे। हम नेपाल और पाकिस्तान का मुझे चेहरा क्यों दिखाया जाता है? भाई जहाँ पे कोई है ही नहीं जो हमारे बराबर खड़ा नहीं हो सकता, आप उसके हमें भ्रम फैलाते हैं। आप बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा जो सिख पॉपुलेशन जो है, जो सेना में भर्ती है, आज वो अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है वो तो खालिस्तानी है, और बॉर्डर पे लड़ रहा है तो वो हिंदुस्तानी है। ये दो मुँहा चेहरा आप लाते कहाँ से हैं मोदी जी? ये आप सीखे कहाँ से हैं? किसी को आपको वोट चाहिए तो दलित आपका हिंदू हो जाता, मंदिर जाना रहता तो वो दलित होके मार के भगा दिया जाता है। राम मंदिर में कोई दलित चेहरा आपने संगठन में नहीं रखा, आपने कोई यादव चेहरा नहीं रखा, तब वो क्या हिंदू नहीं है क्या? फेंके में इतना फेंक दे पाकिस्तान खत्म ही हो जाएगा, बाहर में खत्म हो जाएगी लफड़ाई। जो देश की रोटी सिखाती वो बंद हो जाएगी और देश हमारा तरक्की करेगा, अमेरिका चीन जापान से भी ऊपर रहेगा। और क्या रहेगा? पाकिस्तान में टमाटर 150 रुपये किलो तो उसकी बड़ी चिंता है, और हिंदुस्तान में 250 रुपये लीटर सरसों तेल खरीद रहे, तो इस पर कोई बात नहीं। पेट्रोल में 2 रुपये बढ़ा के 10 पैसा कर रहे हैं ना भैया। देश आज की डेट में लोग कमरा देते हैं तो पूछते हैं परिवार वाला है कि नहीं। आप पूरा देश दे दिए कुमार इंसान को तो क्या होगा? आप बनारस की सड़कों पे खड़े हुए हैं, क्या ये यहाँ कहा जा सकता है कि ये स्मार्ट सिटी है? जरा आप भी दिखला लें। हमारे पार्षद जी परेशान हैं, काम के नाम पर कोई काम यहाँ नहीं है, कोई बजट नहीं है, और आप किस बुनियाद पर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? हम आपको स्मार्ट सिटी का एक तरीका बता दें। इन्होंने गंगा नदी पर जल परिवहन के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफार्म का निर्माण कराया है। आज मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। उस प्लेटफार्म को जाके बाकायदा बहुत अच्छी टाइल्स वाइल्स लगी हुई है, लेकिन अगर उसको अंदर खोद के देखेंगे तो उसमें बालू भरा मिलेगा। ये है बनारस का विकास और ये है स्मार्ट सिटी। आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीवर व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। आज 7 साल से जो है शाही नाले का काम चल रहा है, आज भी जो है बेकार है, कोई काम वो पूरा नहीं हो पाया। किस चीज़ को वो करेंगे? जो मेन मुद्दा है उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। तो मोदी जी, योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार का कितने स्तर, लोगों को रोजगार मिल गया बताइए? हमारे यहाँ रोज 10 आदमी आते हैं, भैया कुछ काम दे दो। बेरोजगार हैं, कहाँ से आ रहे हैं भैया? कोई सिंदौरा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई रोज 10 आदमी आते हैं, भैया कोई भी काम हो दे दो। कहाँ रोजगार है बताइए? कहाँ पे? सिर्फ क्या हवा में? रोजगार तो कहीं नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बच्चों वाला कानून ला दिया। अब आप 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करेंगे तो सरकारी सुविधा जो है नहीं होंगी।
तो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में लोग मानेंगे, अपने ख्वाहिश को कंट्रोल करेंगे कि भाई हमको 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं एक छोटी सी बात से इसका उदाहरण दूंगा कि आज जनता जागरूक हो गई है। हम लोग स्वयं 6 भाई और 6 बहन और 2 भाई थे, लेकिन आज मेरे 3 बच्चे हैं। अब जनता जागरूक हो गई है, वो स्वयं में जो है 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा करना है। ये आप एक ज़बरदस्ती का जो है कानून दिखला के जो है वही भ्रमित करने वाली बात। ये कानून भी वो लेके आ रहे हैं जो खुद ही 8 भाई बहन हैं, घर में खोट है और चले हैं बाहर रोशनी करने। तो ऐसे में उनके ऊपर ये सब शोभा नहीं देता। रवि किशन जी के 4 बच्चे हैं, मगर वो संसद में जो है 2 बच्चों का कानून लेके आ रहे हैं। अगर 2 बच्चों का कानून लेके आएंगे ये, तो मैं इनका स्वागत करता हूं और मैं इनकी सराहना करता हूं। लेकिन सबसे पहले ये है कि सारी सरकारी सुविधाएं जितने भाजपा के अंदर सांसद और विधायक और मुख्यमंत्री और मंत्री बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो इनकी रद्द होनी चाहिए। क्योंकि इसमें से कोई एक इंसान ऐसा बता दी जिसके 2 बच्चे हों, क्योंकि कोई 7 बच्चे हैं, कोई 8 बच्चे हैं, कोई 9 बच्चे हैं, कहीं कहीं आपको 10-10 भी मिल जाएंगे। जैसा गलियों का नज़ारा देख लीजिए क्या विकास है, सड़कों का देख लीजिए क्या विकास है। सिर्फ और सिर्फ योगी जी हर महीने आते हैं, जिधर से उनको जाना होता है उधर का रास्ता बिल्कुल चमका दिया जाता है, उधर का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। बाकी आम जनता से कोई मतलब नहीं है। रोज़ यहाँ VIP आते हैं, सिर्फ जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। कुछ नहीं हो रहा है विकास। क्या विकास हो रहा है? आप जरा गलियों का हाल जरा दिखाइए नजर जनता को। देखा स्मार्ट सिटी पानी से भरा हुआ है। हाँ, क्या विकास हो रहा है बताइए। आप हर हफ्ते योगी जी यहाँ के दौरा कर रहे हैं, क्या दौरा कर रहे हैं बताइए आप। महंगाई आज देख लीजिए, गैस 900 रुपये हो गया है, सब्सिडी के नाम पे 0 है। व्यापारियों की क्या हालत है। कोरोना काल में कंटिन्यू दुकानें बंद रखी गई। क्या व्यापारियों को कोई सुविधा मिली? क्या जो व्यापारियों के यहाँ कर्मचारी काम करते थे, जो प्राइवेट जगह पे लोग नौकरी करते थे, क्या उनको कुछ बेनिफिट मिला? रोजगार बढ़ा? क्या एक भी इंडस्ट्रियल एरिया बनारस में आई? तो मोदी जी फ्लॉप रहे। बिल्कुल रहे। बनारस में गंगा अर्धचंद्राकार रूप में बहती है, उसके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके बुनियाद पर आपको कहने मुझे कोई आसक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है कि वहाँ पर पानी का बहाव रुका, पानी का ठहराव रुका, जिसके बुनियाद पर काई जमी। और आपको बता दूं कि हम लोगों ने इस पे वैज्ञानिक तौर पर जो है कार्य करने का काम किया, जिसमें यहाँ पर बनारस के वैज्ञानिक, और आपका एक नाम लेना चाहूँगा जिनको कहा जाता है राजेंद्र सिंह जी, जिनको नदी पुरुष कहा जाता है, उनको भी बुला के हम लोगों ने उसका अवलोकन कराया। और जिसमें ये बात सामने आई कि जिस तरह से गंगा के अर्धचंद्राकार को रूप को जो है ध्वस्त किया गया है, ये आने वाले समय में बनारस के घाटों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में स्मार्ट सिटी बन चुका है और स्मार्ट सिटी का हाल ये है कि पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। बादशाह का एक गाना बहुत ज़्यादा चर्चित है इन दिनों कि मैं पानी पानी हो गई, तो बनारस भी पानी पानी हो चुका है और स्मार्ट सिटी सिर्फ तस्वीरों में है और अखबारों में। अब सवाल यह है कि 2022 का चुनाव का प्रारंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह है कि जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्या इस बार भी जो है भाजपा लहरेगी या बदलाव का समीकरण चल रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए बनारस से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।